सामने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। चैंपियंस ट्रॉफी लिए हुए हमारे चैंपियंस आज घर लौट आए। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा था। कोई कराची पहुंचा, कोई लाहौर पहुंचा, कोई गुजरावाला, कोई सियालकोट, कोई पेशावर, कोई मर्दान पहुंचा। इस तरह से पूरे पाकिस्तान में खुशियां आज समेटी पूरे पाकिस्तानियों ने। कुछ ने सहरी से पहले, कुछ ने सहरी के बाद, और आज सारा दिन इन खिलाड़ियों के घरों पे जश्न का समा रहा। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जहां जहां ये खिलाड़ी पहुंचे थे, अहले वतन उनको देख के जज्बाती हो रहे थे। कुछ बस नहीं चल रहा था कि उनके लिए क्या कर दिया जाए। एयरपोर्ट्स पर जब ये टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पहुंचे, पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के मिली नगमे गाए गए। कप्तान सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर रुमान रईस कराची पहुंचे थे। हसन अली, बाबर आजम, अहमद शहजाद और फ़हीम अशरफ लाहौर गए थे। फ़खर ज़मान पेशावर, जबकि शादाब खान और अमाद वसीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। और फिर आगे आगे जहां जहां इन्हें अपने अपने शहरों में जाना था वहां गए। आज पूरी कौम ने अपने इन चैंपियंस को वेलकम कहा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने बहुत मुनासिब ऐलान किया है। हर खिलाड़ी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। इस तरह से इस वेलकम में खुशियों में दुबाला हो रही है। इन खिलाड़ियों की खुशियां दुबाला होती हैं। और इस वक्त हमारे साथ गुजरावाला से मौजूद हैं चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन, मैन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे बेहतरीन बॉलर, पाकिस्तान की शानदार दरियाफ्त हसन अली हमारे साथ इस वक्त गुजरावाला से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली, आपने ज्वाइन किया। इतने ज़बरदस्त लम्हात में आपने वक्त निकाला है और आपको बहुत मुबारक हो और आपके घर वालों को बहुत मुबारक हो। पूरी कौम की जानिब से आपको मुबारक हो। बताइए ना कि वो आखिरी लम्हात जब मैच का फैसला हुआ, बल्कि आप गेंद कर रहे थे, सरफराज ने कैच किया, क्या फीलिंग थी उस वक्त? थैंक यू सो मच कामरान भाई। जी बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। जो लोगों की ख्वाहिश थी, जो हमारी ख्वाहिश थी चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीतना, वो हम जीत गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितनी मैं बता नहीं सकता आपको कि कितनी ज़्यादा खुशी है लोगों को देख के, लोगों के चेहरों पे खुशी देख के। पहले तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं बताऊं कि फ़ाइनल का लास्ट आउट जो मैं करूं, और उसमें भी अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को सुन लिया है। और जब वो बॉल किया, जब हवा में बॉल था, तो
इतने खुशी के मनाजर थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। असर ये बताएं कि ये तो फिर माशाल्लाह साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, इंडिया, लेकिन पहला मैच जब इंडिया से हारे और वो पहला मैच था और आपने देखा उसमें बड़ा रिएक्शन भी आया, बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी आया, आपके कैंप में क्या हो रहा था? आप लोगों ने फिर क्या डिस्कशन की? वो क्या कुव्वत है जिसने कि फिर आप लोगों को ये एक ऐसा रॉकेट बना दिया माशाल्लाह, जिसके बाद ये कामयाबी दर कामयाबी मिली? पहले मैच के बाद, ये इंडिया से हारने के बाद क्या जज्बात थे, क्या डिस्कशन थी? जी देखिए, जब हम पहला मैच खेले हैं वो मैच हम बुरी तरह से हार गए थे, तो उसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं था। फिर हमारी मीटिंग हुई, पूरी टीम की, पूरी मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, तो उसमें एक ही बात थी कि हमने खेलना है तो हम शेरों की तरह खेलेंगे, टाइगर्स की तरह खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई हारने का चांस नहीं है। तो बस वही बातें थी, वो जो जज्बा था, वो जो सैफी भाई ने जो बोला, जो हमारे कोच ने बोला, वो जो जज्बा, वो जो उनके वर्ड्स थे, वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ गए थे। बस उसी को लेके हम फिर मैदान में उतरे हैं। हमारे दिल में था वही थे कि किसी भी तरह इसी टूर्नामेंट में हमारे इंडिया के साथ मैच हो और हम कोशिश कर सकते हैं कि उनसे मैच जीतने की। तो बस बड़े एक्साइटेड थे कि जब सुना है कि इंडिया फाइनल में आ गया, तो बस फोकस यही था कि हमने पहले भी बोला कि शेरों की तरह खेलना है, टाइगर की तरह खेलना है। सैफी भाई ने बोला था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पहला टूर्नामेंट हो, आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो और उसमें आप कप्तानी कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ख्वाब से कम हो कि सैफी भाई ने जो ट्रॉफी जीती है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और कोच मिकी आर्थर ने जो प्लान्स दिए थे, जिस तरह उन्होंने मोटिवेट किया था लड़कों को हारने के बाद, तो मार्वेलस, जितना आप बोल सके ना उतना कम है। हर चीज़ थी जो ना वो एक तरीके से चाह रही थी। हर डिपार्टमेंट में, हर टीम का प्लेयर, हर मैनेजमेंट ने अपना बहुत अच्छा तरीके से सारा काम अंजाम दिया। जी हसन, आपके सैफी भाई सरफराज इस वक्त पूरी कौम के सैफी भाई बन गए हैं। ये बताइए कि ये 5 मैच के अंदर 13 आपने आउट किए हैं। जब टूर्नामेंट में जा रहे थे, जब इंग्लैंड पहुंचे थे, आपको था ये अंदाज़ा, ये ख्याल था, ये कुछ ऐसी तड़प थी कि इस तरह की परफॉर्मेंस आप डिलीवर करेंगे अल्लाह के फजल करम से? नहीं, देखे कामरान भाई, जब हम टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, हम वेस्ट इंडीज़ से वहाँ पे आए, तो लोगों के जो कमेंट्स से, जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी कि 8वें नंबर पे हमारी टीम है, तो उसको लेके थोड़े से हम मतलब परेशान थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने मेरी परफॉर्मेंस की बात की, लेकिन मैंने गोल सेट किया हुआ था कि इंशाल्लाह मैं आईसीसी का कोई भी पहला टूर्नामेंट खेलता हूं तो मैं उसमें कोशिश करूंगा, अपनी ट्राई करूंगा कि बेस्ट बॉलर बनने की। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकूँ उतना कम है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। और मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी थोड़ी सी परफॉर्मेंस की वजह से, पूरी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से आज हम चैम्पियन बने और अपने मुल्क को कोई खुशी दे सके। जी देखिए, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी, फिर फाइनल में पहुंच जाना, फिर फाइनल में दोबारा इंडिया के सामने आना, क्या जज्बात थे? कुछ नर्वसनेस थी, कुछ कंफ्यूजन था, क्या आपके कैंप में क्या हो रहा था? देखिए जी, इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा मुकाबला रहा है, पूरी दुनिया में माना जाता है। क्रिकेट की दुनिया में प्रेशर तो होता है कि हर प्लेयर पे प्रेशर होता है, लेकिन अगर उस प्रेशर में आप प्रिल को ये अपने पे लेना चाहिए कि उस प्रेशर में उसने किस तरह खेलना है। प्रेशर होता है, लेकिन फिर उस प्रेशर से निकल के आप जब खेलते हैं, आप अच्छा खेल पेश करते हैं, तो फिर आप ज़रूर कामयाब होते हैं। इसके अलावा आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त स्पेल की, ख़ासतौर पर फाइनल के अंदर जब उन्होंने 3 आउट किए, और ये पूरी यंग टीम थी। इस यंग टीम में उसकी ये परफॉर्मेंस और इसके जो जज्बात थे और जो फीलिंग्स थी, उसको कैसे आप बताएंगे हमें, हमारे साथ शेयर करें ना वो? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह यंगस्टर आए हैं, जिस तरह मैं भी आया हूँ, लास्ट ईयर आया था, इसके बाद शादाब खान आया है, फ़हीम अशरफ आया है, उसके बाद फ़खर ज़मान आया है। तो जिस तरह यंगस्टर्स आए हैं, यंगस्टर और सीनियर्स का मिक्सअप हुआ है, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन गया हुआ है। और किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जीत रहे, हर कोई हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे वो आउटसाइड बैठा कोई ट्रेनर हो, फिजियो हो या कोच हो, हर डिपार्टमेंट में उसमें अच्छी तरह से हर इंसान अपना काम अंजाम दे रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन गया हुआ पाकिस्तान टीम का। तो ये इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी परफॉर्मेंस को ऐसे आगे लेके जाएं और पाकिस्तान के लिए जितना भी हो सके खुद को सर्व करें। हसन अली, आपका एक जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है वो बड़ा मशहूर हो गया है, लोगों को बड़ा पसंद आया है। क्या मतलब है इस सेलिब्रेशन के स्टाइल का, जो आपका ख़ास तौर पे जिस स्टाइल से आप सेलिब्रेट करते हैं?
जी कामरान भाई, देखिए ये क्रिकेट है, इंटरटेनमेंट एक तरह से है, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, सारा दिन बैठते हैं। तो मैंने वाकई कुछ यूनिक करना चाहा, तो इसके लिए पीछे ये मैं बताता जाऊँ कि सोशल मीडिया पर तो ये एज ए जनरेटर मशहूर है, लेकिन ये जनरेटर नहीं है, एक तरह का बॉम्ब है जो विकेट लेने के बाद फट जाता है। तो मेरे फैंस के लिए ये है, जो जितने भी मेरे फैंस देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा सेलिब्रेशन स्टाइल है उसको एंजॉय करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको, और आपके तमाम अहले खाना को बहुत बहुत मुबारक हो। गुजरांवाला आज खुशी में फूले समा रहा है कि क्योंकि हसन अली का ताल्लुक गुजरांवाले से है, और गुजरांवाला में आज भरपूर जश्न का समा है। हसन अली के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के एक इंतहाई ब्राइट फास्ट बॉलर की हैसियत सामने आए, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं हम पाकिस्तानी जज्बात में क्या कुछ कर जाते हैं। इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा समा, और उस दौरान उस खुशी को मनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में दसियों हज़ारों गोलियां चला दी गई, हवाई फायरिंग हुई है, दर्जनों लोग हमारे ज़ख्मी हो गए हैं। ये किस अंदाज की खुशियां मनाने का समा है, और क्यों हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले में जो उनको करना चाहिए वो नहीं करते। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी का एक ऐसा मौका था, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी दी थी कि इसकी जितनी भी खुशियां मनाई जाएं, जितनी भी खुशी हो उसकी वो कम थी, और शादबानी के जज्बात पूरी कौम को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मगर हमारे यहाँ देखने में आया है कि जब भी ऐसे मौके होते हैं, एक बेहंगम तरीके से जश्न मनाने का एक समा होता है, और मखसूस इलाक़ों में मखसूस लोग फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करके जश्न मनाते हैं, जो कि किसी भी सूरत में किसी भी महज़्ज़ब माशरे का, किसी भी शहरी समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन जिस अंदाज से ये खुशी मनाई जाती है, इसका बहुत सख्त नुकसान भी हो सकता है, होता है पूरे मुल्क से। खबरें ये हैं कि पूरे मुल्क में शायद ही कोई शहर है जहाँ पर फायरिंग करके खुशियाँ ना मनाई गई हों। कराची उसमें शामिल है, लाहौर, दूसरे बड़े शहर शामिल हैं, और इसमें इत्तलात के मुताबिक दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। मगर एक इंतहाई बड़ा सानहा कराची के मॉडल कॉलोनी में हुआ है, जहाँ पर 15 साला सैयद हुसैन रज़ा जैदी जो अपने घर की बालकोनी में खड़ा हुआ था, और वहाँ पे हवाई फायरिंग हुई, और इस बच्चे को वो गोली लगी है, जो कि फिर जिससे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और जाबार ना हो सका। 15 साला हुसैन रज़ा जैदी ओ लेवल का स्टूडेंट बीकन हाउस का था, और इस तरह से पूरा ख़ानदान उजड़ गया। इससे बढ़ के कोई गम नहीं है उस पूरे ख़ानदान के लिए, उस मौके पे जब पूरी कौम खुशियाँ मना रही थी। ये हवाई फायरिंग का समा जो है वो पूरी कौम में देखने में आया रात को 9:30 बजे के बाद से। आखिर में आपने देखा एक खातून फायरिंग कर रही है, और ये खातून शहरी इलाका है, शहरी खातून है, शहरी माहौल है। इस पूरे माहौल में ये अंदाज़ जश्न नाकाबिल फ़हम है, और शायद दुनिया में बहुत कम ममालिक होंगे जहाँ पर इसकी फ़हम हो, जो लोग समझ पाएँ कि ये क्या हो रहा है। वरना ये नाकाबिल फ़हम मामला है पूरा जो आप देख रहे हैं। इस मौके पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कहीं से कोई इस किस्म की इतलात नहीं आई कि इस किस्म के लोगों को गिरफ़्तार किया गया हो, उनके असलहा को चेक किया गया हो, और इस हवाले से कानून ने कोई कार्रवाई की हो। ऐसा क्यों होता है? कानून इस मामले में क्यों बेबस है? पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये हम पूछते हैं। सिटीजन पुलिस लिएज़ॉन कमेटी के कराची के साबिक चेयरमैन अहमद चुनाय हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा चुनाय साहब, ये तो एक मामूल का अमल है, यहाँ पे जब भी इस किस्म का जश्न होता है लोग हवाई फायरिंग करते हुए निकल आते हैं। मॉडल कॉलोनी में 15 साला बच्चा बेचारा जान से गया, पूरा घर उजड़ गया। ये पुलिस को पता होता है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पता होता है, फायरिंग हो रही होती है, मगर उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता, कोई इसके लिए तैयारी नहीं होती, कोई इस पर रिएक्शन नहीं होता। क्या वजह है?
देखिए, सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स तो ये था कि जब हम फाइनल में पहुंचे थे तो इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था, पूरे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां जहां ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह हैं, कि वहां पहले से लोगों को प्रीएम्प्ट कर दें कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता है तो हमने जीत का इजहार जो है वो बड़ी बुर्दबारी के साथ करना है, बड़े मंझे हुए अंदाज में करना है, हमने बिल्कुल जो है वो बेरारवी के शिकार नहीं होना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से कहीं भी पूरे पाकिस्तानी में ये बात देखने को नहीं आई। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये चाहिए था कि लोगों को प्रीएम्प्ट करते पहले से, और फिर ज़ाहिर है देखिए जहाँ जहाँ पुलिस खड़ी होती है, जहाँ जहाँ सड़कों पे एक्टिव पुलिस नज़र आती है, वहाँ पर थोड़ा सा एहतियात बरता जाता है, तो ये इंसिडेंट कम हो सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें चाहिए कि माशरे में सिविल सोसाइटी की तरफ से ये इक़दाम ज़रूर आना चाहिए कि सिविल सोसाइटी जो है वो अपने लोगों को इस बात की तब्दील करे, उस बात को समझाए। आगे ईद भी आने वाली है, आगे जो है वो चांद रात भी आने वाली है, उस पर भी जो है फायरिंग का बड़ा इम्कान होता है। तो यहाँ लोगों को समझाया जाए कि जी इससे कुछ हासिल नहीं होता, इससे कीमती जानों का नुकसान होता है, और अगर खुशी का इजहार करना भी है तो लोगों को मुबारकबाद देकर, एक दूसरे की मदद करके, लोगों का हौसला बुलंद करके, जो ईद के मौके पर गरीब लोग हैं उनकी जाके मदद करके जो है वो हम अपनी खुशी का इजहार ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं बनिस्बत फायरिंग करके। अच्छा चुनाव साहब, ये कोई किसी के जहन में नहीं आता कि ये कराची जैसे शहर है, इतना असलहा, इतना खुलेआम फायरिंग हो रही है, खुलेआम असलहा का इस्तेमाल हो रहा है, और ये कोई कबायली इलाका नहीं है, ये तो शहर की हम बात कर रहे हैं और दूसरे शहरों की बात है। हम इस वक्त कराची की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक बड़ा सानहा भी हो गया है, लेकिन कोई पूछगछ नहीं है कि ये कहाँ से असला आ गया, ये कितना ये इस्तेमाल हो रहा है खुलेआम असलहा। कोई दरवाजे पे खटखटा नहीं रहा है कि अभी आपने फायरिंग की है या आपके यहाँ से फायरिंग हो रही है, कोई इस पर पूछगछ नहीं है ना। ये ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी है कि हमारा माशरा जो है वो असले से पाक नहीं है। हमारे माशरे में गैर कानूनी असला बड़ी वाफर मकदार में आज भी मौजूद है, और ज़ाहिर जैसा आपने कहा कि अब तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, पुलिस वगैरह जो है, उन सब का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि गैर कानूनी असला चाहे वो किसी के पास भी हो, किसी भी सोसाइटी के तबके के पास हो, उसकी सरकोबी के लिए जो है उसको निकालने के लिए इक़दाम किए जाएँ, न सिर्फ कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कराची के अंदर ये असला कहाँ से आ रहा है। ज़ाहिर है देखें, दो सबसे बड़े ज़राए हैं, फ़ज़ाई रास्ते से ये असला नहीं आ सकता, ये असला जो है या तो ज़मीनी रास्ते से आ सकता है या समंदरी रास्ते से आ सकता है। समंदरी रास्ते से आता है तो इसका पूरा फ़र्ज़ जो है वो हमारी जो समंदर की फोर्सेस हैं और साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर ज़मीनी रास्ते से आता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये ज़मीनी रास्ता जो है वो ऑल द वे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से होता हुआ जो है वो सिंध में आता है। तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, पंजाब की हुकूमत जो है, उनका पहले फ़र्ज़ बनता है कि जी इस गैर कानूनी ट्रेड को जो वहाँ से ऑल द वे कम्युनिकेशंस हो रही हैं, बस क्या करें चुनाव साहब, ज़ाहिर है लगता नहीं है कि इस मसले का कोई हल है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उस सूरत हाल का जो अफसोसनाक नहीं है बल्कि बहुत हौसला अफजा है। कराची में है इंडस हॉस्पिटल, कराची में गरीबों का मुफ्त इलाज जिस अंदाज से इस अस्पताल में होता है उसका कोई सानी नहीं है। मुकम्मल हॉस्पिटल है और मुकम्मल इलाज है, मुकम्मल मुफ्त अस्पताल है। अब ये इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी फैल रहा है। रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में इंडस हॉस्पिटल की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। 1987 में कराची के इलाके सदर बोरी बाजार में 2 बड़े धमाके हुए थे जिसमें 200 से ज़ायद अफराद जाबाक हुए थे। इन दिनों अब्दुल बारी खान नामी नौजवान जो कि मेडिकल का तालिब इल्म था, उन्होंने सिविल हॉस्पिटल कराची में जख्मियों की हालत देखकर इंतहाई कस्म पुरसी के आलम में उसी वक्त फ़ैसला किया कि इंसानियत की फलाह के लिए वो कोई अस्पताल बनाना चाहेंगे, और वो इस अस्पताल के लिए तगोदो उन्होंने शुरू की ताकि वहाँ पे मुफ्त और अच्छा इलाज हो सके। ये काम बहुत मुश्किल था तमाम, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इरादा मुसम्मम था, मजबूत था, आज वो इरादा कराची के इलाके में इंडस हॉस्पिटल के नाम से एक शानदार अस्पताल की सूरत में सामने आ चुका है। इंडस हॉस्पिटल कराची में ही नहीं, पाकिस्तान में भी तमाम अमराज के हवाले से गरीबों के मुफ्त इलाज का, बिल्कुल मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है, और जिसका कि कोई जवाब नहीं है। बेहतरीन मिसाल कायम की है खिदमत की। इंडस हॉस्पिटल की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी शहरियार जंजुआ की इस रिपोर्ट में।
कराची के इलाके कोरंगी में वाक़ इंडस अस्पताल की ये शानदार इमारत मुल्क भर के गरीबों को मेयारी इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने का बाएतमाद नाम बन चुका है। यहाँ हाल में ही 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के हर किस्म के इलाज मुआलजे के लिए एक नया अस्पताल कायम किया गया है। इस अस्पताल में पाकिस्तान के हर कोने समेत बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ अपने बच्चों का इलाज करवाने आ रहे हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ये गरीब खानदान अपने 2.5 साला बेटे मुस्तफ़ा का इलाज करवाने यहाँ आया है, जिसे ब्लड कैंसर है। ये अफ़गानिस्तान से आया, उधर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो इधर मेरे पास आया, हमने उसको इस अस्पताल में शिफ्ट किया। इधर माशाल्लाह बहुत इलाज हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त, इसका हर चीज़ इसको मिल जाएगा, खाना पीना, हम लोगों के लिए बाहर के रिहाइश भी मिला है, तो माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। इंडस अस्पताल में मरीजों के इलाज के अलावा उनकी बहाली के लिए भी काम किया जाता है। आला मेयारी और मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करने की वजह से इंडस अस्पताल में मरीजों का तांता बंधा रहता है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ औसतन हर 1 मिनट के बाद मरीज लाया जाता है। इसी वजह से गुज़िश्ता साल इंडस अस्पताल ने 17 लाख मरीजों का इलाज किया। मरीजों के बढ़ते रश के बाइस इंडस अस्पताल अपने ऑपरेशन को मुसलसल वसअत दे रहा है। हाल ही में कोरंगी में वाक़े शेख जैद मेमोरियल जच्चा और बच्चा अस्पताल को तोसी दी गई है। बदीन में सरकारी अस्पताल के इंतजामी उमूर को संभाला गया है, जबकि मौजूदा 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग को मरहलावार तोसी देकर 1800 बेड तक करने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इसके अलावा पेशावर और लाहौर में भी अस्पताल ज़ेरे तामीर हैं। इस वक्त हमारे तकरीबन 8 से 10 अस्पताल टर्शरी और सेकेंडरी केयर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा मुल्क भर में एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम डिजीज़ बेस्ड, जिसके अंदर हमारे टीबी क्लिनिक्स हैं मुल्क भर के अंदर, और इसके अलावा जो हैं हमारे मलेरिया के क्लिनिक्स हैं। तो इंडस अस्पताल का मकसद ये है कि मुल्क भर में इलाज की जो सहूलियात हैं वो तमाम के तमाम लोगों तक जो है वो मयारी इलाज की सहूलियत मुहैया की जाए, और हम ये समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आएँ और हमें ताउन करें इसके अंदर किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने डोनेशंस के थ्रू ताउन करें या यहाँ आकर वॉलंटियर करें। अपने ऑपरेशन को वसअत देने के बाद इंडस अस्पताल के खर्चात में खातिर ख्वाह इजाफे की तवक्को है, जो अभी सालाना 6 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। इनकी खिदमात को देखते हुए हालिया सिंध बजट में हुकूमत ने इंडस अस्पताल की ग्रांट 1 अरब रुपए तक कर दी है। इंडस अस्पताल को चलाने के लिए मुखय्यर हजरात और इदारे भरपूर ताउन कर रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने फंड्स का 95% ये मुल्क से ही इकट्ठा करते हैं। देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। हुकूमत के लिए पनामा केस की अमल दरामद बेंच के सामने आज एक और परेशान कुन दिन था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बेंच ने वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज की JIT में वीडियो रिकॉर्डिंग के मामलात पर उनकी पिक्चर लीक होने के हवाले से उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस एजाज अफजल और बेंच के दूसरे अरकान ने एक जानिब जबकि हुसैन नवाज की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया, जो JIT के हुकूमती इदारों के हवाले से एतराज़ात थे उस पर अहकामात भी दिए हैं और अपनी सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी है। आज जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को हुक्म दिया कि IB के मामले पर JIT की शिकायत पर ईद के बाद तफसीली तहरीरी जवाब जमा कराएं और ये भी तजवीज़ करें कि अगर JIT के इल्ज़ामात में सदाकत है तो IB के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल JIT की शिकायत पर आपका जवाब मीडिया में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। आज समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस एजाज अफजल ने एक बात भी की कि बेंच नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को खुफिया रखा जाए, लेकिन JIT की रिपोर्ट को खुफिया रखेंगे, तहकीकाती रिपोर्ट को मंजर आम पे नहीं लाया जाएगा। गोया कि ये बात उन रिपोर्ट्स के हवाले से जो हर 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT जमा कराती है। हमारे ख्याल में इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जो फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT जमा कराएगी वो यकीनी तौर पे दोनों फरीकैन को दी जाएगी और उसके बाद वो मंजर आम पे भी आ जाएगी। आज इस रिमार्क से कबल जस्टिस एजाज अफजल ने हुसैन नवाज की दरख्वास्त पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया, जो कि 14 जून को महफूज किया गया था। ये फैसला जो कि हुकूमत के लिए एक ब्लो है, उसमें यानी कि हुकूमत के लिए एक परेशानी का बाइस भी बन सकता है, क्योंकि उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग पर दरख्वास्त गुजार के खदशात बेबुनियाद हैं।
रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी और बयान की दुरुस्तगी के लिए होती है। रिकॉर्डिंग बतौर सबूत अदालत में नहीं पेश की जा सकती। जो एक अहम मामला था उसमें आज फैसले में कहा गया कि और ख़ासतौर पर उसका ताल्लुक हुसैन नवाज शरीफ की उस तस्वीर के हवाले से है जो कि लीक हुई, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया ने देखी और उस पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी हुई, उस पर कंसर्न्स का भी इजहार हुआ था, उस पर ताज्जुब का भी इजहार हुआ था और उसी हवाले से हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगा था कि शायद उसने ये तस्वीर हमदर्दी हासिल करने के लिए लीक की है। फैसले में कहा गया कि पिक्चर लीक करने वाले की निशानदेही हो चुकी है, उसके खिलाफ कार्रवाई का भी तयन हो चुका है। अगर किसी को एतराज हो तो सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकता है। अलबत्ता पिक्चर लीक पर JIT की रिपोर्ट पब्लिक करने पर अटॉर्नी जनरल जवाब दें। ये वो मामला है जो हुकूमत को यकीनी तौर पे, जैसा कि मैंने कहा, मुतासिर करेगा। हुकूमत इस पर कंसर्न भी होगी। इसीलिए आज जैसे ही हुक्मनामा आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली तलाल चौधरी मीडिया में आए और ख़ास तौर पे इस मौजू पर उन्होंने ये बयान दिया। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को गौर से देखेगी और हम इस फैसले को कि पाकिस्तान के कानून में अगर रिकॉर्डिंग नहीं तो मजीद इस पे हम किसी कानूनी चाराजोई कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी बात और जो हम समझते हैं हमारा बुनियादी हक है कि जिस आदमी ने ये जुर्म किया, जो मुजरिम था, क्या उसका मालूम होना ज़रूरी नहीं? क्या उसका नाम पता और उसके मकासद पता नहीं चलने चाहिए? ये भी हमें हमारा बुनियादी हक नहीं कि जिस आदमी ने इल्ज़ाम लगाया, जो आदमी मुद्दई है, वो ये जान सके कि उसका कसूरवार कौन है। तो ये दो सवालात को हम इस फैसले को गौर से देखेंगे। आज ही समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमती इदारे सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे होने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब खुदसाख्ता हुकूमती तर्जमानों से कहें कि वो नाप तोल कर बोलें। जस्टिस शेख अजमत सईद ने नुक्ता उठाया कि अपने हुकूमत अपने हक में आर्टिकल छपवा रही है, हम नाबालिग नहीं जो खबरों के मकसद को ना समझ सके। दूसरों पर उंगली उठाने को अपना दिफा करना नहीं कहा जा सकता। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि JIT को तहफ़्फ़ुज़ात से आज़ाद होना चाहिए। JIT सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में काम कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को डीरेल करने का सोचना भी नहीं चाहिए। जिस अखबार ने जो लिखना है लिखे, आर्टिकल्स और सियासतदानों के बयान से न खौफजदा होंगे और न ही आर्टिकल्स और बयान जजों के जहनों को तब्दील कर सकते हैं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम आज के अखबार देखें तो फिर अटॉर्नी जनरल की कोई ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बहुत ही भारी मुकदमा है, हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, मीडिया पर फैसले दिए जाते हैं, केस को मीडिया ट्रायल या मीडिया सक्स ना बनाया जाए। आज की ये समाअत इस लिहाज से बहुत अहम है कि वाज़ेह तौर पे लगता है कि हुकूमत के लिए आसार इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन बेंच में अच्छे नहीं हैं, सिमत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। रिमार्क्स यही बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रद्द अमल है, JIT की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस हवाले से जो शिकायत हुकूमती इदारों पर आ रहे हैं वो काफ़ी बरहम नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आज की समाअत की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बार फिर काफ़ी टफ दिन था हुकूमत के लिए। इनकी बात की कोई सुनवाई इस लिहाज से नहीं है कि कोई उससे हमदर्दी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इनकी शिकायत के हवाले से, इनकी ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से, और इस लिहाज से लगता है कि हुकूमत का केस कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहा है इस अदालत में। जी बिल्कुल कामरान साहब, काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि जो हुसैन नवाज की जानिब से JIT के मेम्बरान के ऊपर एतराज़ किया गया था, उन पर जो तासुब का इल्ज़ाम लगाया गया था हुसैन नवाज की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया था। जो दूसरी हुसैन नवाज की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिस तरह से तस्वीर लीक हुई है, इस तरह से अगर वीडियो रिकॉर्डिंग लीक हो सकती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो तस्वीर लीक से ज़्यादा होगी और वो मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली के खिलाफ वो वीडियो इस्तेमाल हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग के खिलाफ जो हुसैन नवाज की दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद कर दी। लेकिन इसी दरख्वास्त के अंदर हुसैन नवाज की एक इस्तदा ये भी थी कि जो तस्वीर लीक हुई
हुई है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा है। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने पास रखा है और अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि जो तस्वीर लीक हुई थी इस मामले के ऊपर एक इंक्वायरी की गई और उस शख्स की निशानदेही हुई जिसने ये तस्वीर लीक की थी और लीक करने वाले उस शख्स के खिलाफ जो है महकमाना तादीबी कार्रवाई भी हो रही है और हमारे पास वो रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट को पब्लिक करना है या नहीं करना, आपने इस हवाले से अभी तक हमें जवाब नहीं दिया। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस रिपोर्ट को पब्लिक करने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तहरीरी जवाब है वो भी अदालत में दाखिल करने के। जहां तक बात ये है कि जो मामला है, ये तस्वीर की पिक्चर लीक के हवाले से ये बात सामने आई थी कि JIT ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसके अगले दिन ही कि उस शख्स का तयन हो गया है, वो किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है उसका तयन हो गया है, उसको उसके इदारे में भेज दिया गया है, वहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, नाम कौन था, क्यों वो कर रहा था, उसका कोई बयान, उसका इदारा या उसके इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये तमाम चीज़ें पिन्हा रखने में कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा लगता है। वो JIT के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करती है कि इसके नाम की और इसके हवाले से कोई तफसील फराहम करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तफसील फराहम करना चाहती है कि वो शख्स कौन है जिसने वो हुसैन नवाज की तस्वीर जो है वो लीक की है और किस इदारे से उसका ताल्लुक है। और ये जो रिपोर्ट की बात की जा रही है वो रिपोर्ट जो है जिसमें उस शख्स का नाम भी बताया गया है और किस इदारे से उसका ताल्लुक है, वो 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी और हुसैन नवाज की जो दरख्वास्त थी वो 7 जून को सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिस पर हुसैन नवाज ने तस्वीर लीक होने पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। अभी तक वो जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक नहीं की और उसी रिपोर्ट के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी मालूमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये कहना अभी ये मुनासिब नहीं है कि वो मिनोअन इस हवाले से JIT के मौक़िफ़ को तस्लीम कर चुकी है। जो JIT ने अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनल व्यू या वर्डिक्ट आना बाकी है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो सवालात उठा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग, हुकूमत वाले, कि भाई नाम बताओ आदमी का, उसने क्यों ये किया, उसका बयान, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सारी चीज़ें, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब चीज़ें मौजूद है, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देना है। जी बिल्कुल, वो तमाम चीज़ें अदालत के पास मौजूद हैं। एक सीक्रेट रिपोर्ट जो है वो JIT ने 6 जून को ही सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी और इसी रिपोर्ट के ऊपर अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब किया गया है कि आप हमें बताएं कि आया कि ये जो रिपोर्ट है इसे पब्लिक किया जाए या नहीं। और उस रिपोर्ट की जो एक कॉपी है वो अटॉर्नी जनरल को भी फराहम कर दी गई है और अटॉर्नी जनरल भी जानते हैं कि वो शख्स कौन है जिसने ये रिपोर्ट लीक की थी और किस इदारे से उसका ताल्लुक है। लेकिन क्योंकि बात सिक्रेसी की हो रही है, बात जो है जो अटॉर्नी जनरल ने अदालत की जो मामलत करनी है वो बतौर लॉ ऑफिसर करनी है, एक फेडरेशन के वकील की हैसियत से करनी है, किसी सियासी जमात के नुमाइंदा होने के नाते नहीं करनी। तो इसलिए इस बात को जो है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल इस बात पर अपनी कंसेंट दे देते हैं कि जो एक रिपोर्ट आई थी, पहली जो रिपोर्ट थी मुश्तरका तहकीकाती टीम की तस्वीर लीक के हवाले से, उसे पब्लिक करना है, तो फिर उस शख्स का नाम भी मंजर आम पर आ जाएगा और उस इदारे का भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम हमारे साथ है, बहुत ही दिलचस्प समात है जो कि मुसलसल जारी है। पेशरफ जो है या जो अब तक के रिमार्क्स है उसमें हुकूमत के लिए कोई बहुत अच्छा सामान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच से जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं अब तक, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसके आगे के मरहले पे इस प्रोग्राम में हमने आप कई बार जिक्र किया है, जो एक मजमूई राय है वो यही है कि जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फरीक़ैन को ये हवाले कर देगी और फिर फरीक़ैन इस हवाले से जो इस रिपोर्ट के कंटेंट होंगे उस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे, अपने आर्गूमेंट्स देंगे। अगर उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी तो क्रॉस होगी। गोया कि एक मुकदमाती अमल है जो कि इस रिपोर्ट के बाद आएगा। आज भी इस हवाले से हमारी बात हुई मुल्क के मुमताज़ माहिरीन आइन व कानून से। कामरान मुर्तज़ा साबिक सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, उनका क्या कहना था इस मामले में हम आपको बताते हैं। JIT वाला मामला जो है ना अब तकरीबन कंक्लूजन पे है। 7 को रिपोर्ट तो मेरा ख्याल है आ जाएगी अगर कोर्ट ने फर्दर टाइम एक्सटेंड न किया। जो मुमकिनात में से जो बातें हो सकती हैं रिपोर्ट आएगी, जाहिर है फिर उसके बाद काफियाँ जो है ना वो दे देंगे पार्टीज़ को, पार्टीज़ उसको देखेंगे, उनको कोई टाइम चाहिए होगा उसको पढ़ने के लिए, उसको कंसल्ट करने के लिए आपस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस फाइल किए जा सकते हैं उस रिपोर्ट पे। ज़ाहिर है दोनों की फेवर में तो नहीं हो सकती रिपोर्ट, किसी एक के फेवर में होगी, किसी के खिलाफ होगी।
फिर ऑब्जेक्शंस जो है ना ऑब्जेक्शंस होंगे, फिर ऑब्जेक्शंस के रिप्लाई भी हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर सुनने का अमल भी होगा। अब जब केस को सुनना पड़ेगा तो 2 जजेस जो 5 का जो ओरिजिनल बेंच था, दो जजेस तो फाइनल जो है ना वो अपना वर्डिक्ट दे के फारिग हो गए हुए हैं ना, उन्होंने कहा कि नहीं जी गिल्टी, ठीक है। अब बाकी रह गए 3 ये इम्प्लीमेंटेशन का बेंच है, इन्होंने स्पेशल बेंच की बात की थी, इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, ये इसको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गो कि हो सकता है कि कोई दूसरा बेंच बने, मगर मेरा ख्याल है ये कंटिन्यू करेगा। एक शायद नया बेंच भी बने, इस हवाले से भी बात हो रही है। हमने मजीद पूछा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक और साबिक सदर जनाब अली जफर से कि रिपोर्ट जमा हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। जब वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आएगी तो इंसाफ का तकाजा ये है कि वो रिपोर्ट जिस चीज़ के ख़िलाफ़ है उसको मौका दिया जाएगा कि वो उस रिपोर्ट के ऊपर अपनी जो इतराज़ात हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो कोर्ट के सामने पेश करे। और उसके बाद जब वो इतराज़ात सुन लेगा कोर्ट, उसके बाद कोर्ट एक हतमी फ़ैसला करेगा, फ़ाइनल फ़ैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर वो सज़ा भी सुना सकता है और वो कोई और इक़दामात भी कर सकता है कि कोई प्रोसिक्यूशन की जाए, या वो उसको ये भी कह सकता है कि अब चूँकि रिपोर्ट में कोई चीज़ ऐसी नहीं हमें नज़र आई इसलिए हम टोटली बरी करते हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली मेंबर्स को। बेंच बनाना आइन के तहत और रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत चीफ जस्टिस साहब का काम है, और चीफ जस्टिस साहब ये वाला बेंच जो 3 जजेस सुन रहे हैं इनको भी बना सकते हैं, इनका बेंच वो इसमें ऐड भी कर सकते हैं और वो उसकी तश्कील नई टोटली भी कर सकते हैं। ये है पूरा मरहला जो कि अभी बाकी है। JIT अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में 6 या 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसे फरीक़ैन के हवाले करेंगे। उसके बाद इस पर एक मुकदमाती अमल शुरू होगा, एक नया अमल शुरू होगा। उसके लिए एक नई बेंच बन सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसकी एक नई बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाएंगे और फिर उसके बाद वो मुकदमा शुरू होगा। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन है कि इसका फ़ैसला आने को है, जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने को है, जनाब नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इसके लिए वो हफ्तों का नहीं कई दिनों की बात कर रहे हैं और बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें, जैसे कि उन्हें पता है कि ये सब कुछ अब होने वाला है, कोई लंबा मरहला नहीं है, वो हफ्तों की नहीं दिनों की बात कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या कोई बड़ी मजबूत खबर हाथ लगी है? इसका जायजा लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वक्त से कबल हमने आपको तफसील से बताया कि पनामा केस की अमल दरामद बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सह रुकनी बेंच जो इस पर अमल दरामद का जायजा ले रही है, जिसने JIT तश्कील दी है और जो JIT की जो पेशरफ है उस पर उसको मॉनिटर कर रही है, वहाँ से जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, वहाँ से जो डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, वो हुकूमत के लिए आसार अच्छे दिखाई नहीं देते। पनामा बेंच के जो अरकान हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं हुकूमती इदारों के हवाले से, मजमूई तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, वो किसी भी सूरत में हुकूमत की उससे हिम्मत नहीं बढ़नी चाहिए। हुकूमत अगर परेशान है तो वो बजा तौर पे परेशान होगी। लेकिन इस हवाले से एक बहुत अहम बात यह है कि इसके साथ साथ पेशरफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चोटी की क़यादत है वो इन्हीं दिनों में अब न सिर्फ ये कि उसका एतमाद फौरी तौर पर बहाल हुआ है JIT पर और इस पूरी कार्रवाई पे, बल्कि उसके साथ ही अब वो इंतहाई यकीन के साथ ये कह रही है कि जनाब नवाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं। उनका कहना यह है कि JIT के हवाले से जो फैसला है वो जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ हर सूरत में आएगा। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जनाब नवाज शरीफ को नाअहल करार दे देगी। उनका यह भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत अब ख़त्म होने वाली है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो स्पेसिफिक टाइम देते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए जो गो के माहिरीन आइन व कानून ये कहते हैं कि एक मरहला है, JIT के बाद शायद एक और मुकदमा शुरू होगा, एक नई कार्रवाई होगी, वो एक तवील मरहला है। लेकिन PTI के कायदीन का कहना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात है। वो कहते हैं कि शायद इसी हफ्ते में कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो अगले बहुत से बहुत एक हफ्ते के अंदर हुकूमत हर सूरत में ख़त्म हो जाएगी। PTI को इस बात का 100% यकीन है। वो अपना सोर्स नहीं बता रहे, अपना जरिया नहीं बता रहे, लेकिन इस ठोस यकीन की शायद कोई ना कोई वजह हो। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यकीन की लेवल क्या है। ये बच नहीं सकते, इनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है और इनको पता ये पकड़े गए हैं और मुझे तो अब अगला इनका मुस्तकबिल जेल में नजर आ रहा है। अब कोई दुनिया का मुल्क इनको नहीं बचा सकता, इनका वक्त खत्म हो गया, टाइम आ गया इनका जाने का।
ये अब 2 हफ्ते रह गए, मजीद और 2-2.5 हफ्ते रह गए। ये 2-2.5 हफ्ते की गेम है जो आगे अब होने वाला है। सारों को नजर आ रहा है कि एक ने मैच जीतना है और एक ने हारना है। ये हारने वाली टीम की शक्ल आपको नजर आ रही है। अवाम सब एक तरफ खड़ी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खुशखबरी आएगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आएगी। ये GIT के अंदर मैच हार चुके हैं, इनके पास कोई चीज़ देने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल। ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनके दिन बिल्कुल गिने जा चुके हैं, मामलात आखिर में पहुंच चुके हैं, दीवारें करीब आती जा रही हैं, दरवाजे इनके ऊपर बंद होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ और उनकी खानदान GIT में मुजरम करार पाएंगे। ये नविश्ता दीवार है जो इस वक्त सामने है। ये हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा, चंद दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ईद के लगभग पूरी कौम जो है वो खुशखबरी सुनेगी। नवाज शरीफ हमेशा हमेशा के लिए माजूल हो जाएंगे। GIT की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद नवाज शरीफ की सियासत का बाब जो है वो पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये हमेशा हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ईद के चांद के साथ ये खुशखबरी भी पूरी कौम सुनेगी कि नवाज शरीफ जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नाअहल हो गए हैं। तुम्हारा इंशाअल्लाह इख्तिताम, सियासी इख्तिताम करीब है। ईद के फ़ौरन बाद तुम जद्दा तो शायद ना जा सको मगर अडियाला जेल ज़रूर जाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ साहब नहीं बच सकते। ये हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। आपने खुद अंदाज़ा लगाया कि इसमें कहीं इबाहम नहीं है, इसमें इफ़ एंड बट नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। वो स्पेसिफिक बता भी रहे हैं, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, इनका इख्तिदार ख़त्म हो जाएगा, नाअहल करार दे दिए जाएंगे और आइंदा चंद दिनों में ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का ऐलान है जो कि PTI की जानिब से किया जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और पाकिस्तान के एक मशहूर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह, बड़े ज़बरदस्त एक्टिविस्ट भी हैं, मोहतरम अली अहमद कुर्द हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्द साहब। हमें तो ये लग रहा है कि अभी शायद इसमें कुछ मराहिल बाकी हैं, लेकिन अभी आपने सुना PTI को 100% यकीन है और उसमें कोई इबाम नहीं है कि इसका फ़ैसला जो आना है वो ये हजरात सुना रहे हैं, बिल्कुल कैटेगोरिकल सुना रहे हैं कि क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हम सहाफ़ियों की सोर्सेज होती हैं, इनकी भी तो सोर्सेज होती होंगी जिससे इनको 100% यकीन है कि ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत अब ख़त्म होने वाली है। जनाब कामरान खान साहब देखें, इमरान खान साहब हज़्ब इख्तिलाफ की एक बहुत ही नुमाया जमात के तौर पे उभर के आई है और बिल्कुल इस हद तक तो वाक़ बजानिब हैं कि वो जो भी हुकूमत इक़्तिदार में है उनकी कारकर्दगी के हद तक उनके ऊपर तनकीद करें। मगर जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और जैसे अभी आपने इमरान खान साहब के हवाले से बात की कि जिस यकीन के साथ कह रहे हैं, जिस सर्टेनिटी के साथ वो कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में जो है मियाँ साहब की हुकूमत जाने वाली है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये कहना, उनका पुरसोर अंदाज में ये बात दोहराना GIT और GIT चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी है तो GIT और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बज़ात ख़ुद एक सवालिया निशान के तौर पे सामने आता है। एक असल बात जो मैं आपके बहुत ही इस इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के सामने लाना चाहता हूँ, मेरे नज़दीक मियाँ साहब इस वक्त मौजू बहस नहीं है, हालांकि GIT सब उनके। आप अगर देखें ज़िया-उल हक के बाद जिस वक्त हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत के अरूज पे थी, उसके बाद आज तक 1988 से लेके आज तक 2017 तक कोई वज़ीर आज़म अपना जो टेन्योर है, जो अपनी टर्म है, वो पूरी नहीं कर सकी। हालांकि हमारा मुल्क एक वफाकी और एक पार्लिमानी निज़ाम है और पार्लिमानी निज़ाम में सबसे अहम जो इदारा होता है वो इंतज़ामिया होता है, जिसको हेड वज़ीर आज़म करता है। जरदारी साहब जैसी शख्सियत, उन्होंने तो अपनी सदारत पूरी की और जितने सदर आए सारे अपने सदारत का टर्म पूरी करते गए, मगर किसी वज़ीर आज़म को टिकने नहीं दिया गया। वो मियाँ शरीफ हो, बेनज़ीर साहबा हो, कोई भी हो,
तो इस लिहाज से सबसे बड़ा अहम सवाल ये बनता है कि सोचना चाहिए कि क्यों इस मुल्क में वज़ीर आज़म को अपनी जो टर्म है, अपनी जो टेनर, उसको पूरे करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। यही इस मुल्क में सबसे बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम को पैदा कर रहा है। लोग वोट देते हैं पार्टी को वोट इसलिए देते हैं कि वो इंतजामिया में जो भी पार्टी तश्कील करेगी, जो भी हुकूमत बनाएगी। माफ़ कीजिएगा, मुखिल हो रहा हूँ, लेकिन जो बयानात हैं, ये ख़ासतौर पर PTI के जो बयानात हैं जिसमें सर्टेनिटी से हमने सारी बातें सुनाई हैं, और ये सब पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर की सारी कहानी है, मगर इस पर अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच को एतराज़ नहीं हुआ है। जो JIT पे एतराज़ात होते हैं, जो इस हवाले से मुकालमा मुस्लिम लीग नून वाले करते हैं या हुकूमत वाले करते हैं, उसका तो नोटिस लिया है बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने और उस पर ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बेंच इससे बॉदर है कि ये फैसले का तकरीबन ऐलान कर रही है। PTI की क़यादत मुसलसल तसलसल से और सर्टेनिटी से बता रही है कि क्या फैसला आ रहा है, JIT की रिपोर्ट क्या आ रही है, उस पर फैसला क्या आ रहा है। देखिए आप, मैंने जैसे यही बात कहा, मैंने तो बड़े नरम अल्फाज में कहा, सवालिया निशान का जो बात मैंने की। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक फरीक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस तरह उसको सुनवाई नहीं देती। एक फरीक से मेरा मुराद जो भी जाता है, और जो भी देखिए एक पार्टी पेश हो रही है JIT के सामने, उसका ये हक है कि उसको जो भी रिजर्वेशन है या उसको जिस हद तक अपने एतराज़ात करने का हक है, उसको तो वो तो JIT के सामने तो नहीं कर सकती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी भी ये फरीक जितनी भी दफ़ा गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस तरीके से सुनवाई नहीं दी है, जो मेरे ख्याल में काबिल अफसोस है। हमारे देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, इसको दोनों फरीक को एक आंख की सूरत से देखना चाहिए। और जिस तरीके से कि आपने कहा कि ये फैसले का बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत आज गई और कल गई, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि क्यों एक फरीक, क्यों ऐसे लोग, अब तक मामला है, इसके बाद इम्प्लीमेंट बैठी है, उसके सामने JIT रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद एक बहुत मरहला, ये कोई दिनों का या हफ्तों की बात नहीं है, मगर जिस यकीनियत से कह रही है, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क में कदम इस्तेकाम सियासी पैदा किया। अब कामरान खान साहब देखिए कितने अफसोस की बात है, कम अज़ कम मेरे जैसे सियासी वर्कर के लिए तो बहुत ही अफसोस की बात है। ये इंतखाबात का साल है, कभी किसी पार्टी ने ये इंतखाबात का साल है, लोगों के पास जाना चाहिए था, जलसे जुलूस होने चाहिए थे, और इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं, जो सबसे बड़ी अक्सरियत है, उनके मसाइल पे तो कोई बात नहीं हो रही है। कोई किसी ने महंगाई पे बात की है? कोई इस वक्त गुर्बत, जो इस मुल्क में गुर्बत और अमीर और गरीब के दरमियान जो एक फ़र्क पैदा हो रहा है, एक पैसे का बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हो रहा है। आज ईद के दिन आ रहे हैं, खुदा की कसम आप भी निकले, मैं भी निकले हूँ, इस बाजार में गरीब के पास अपने, जब वो दो बच्चों को अपनी उंगलियों से पकड़ के लेके जाता है, उसके जेब में ज़्यादा 1000 या 1500 रुपये होता है। उस 1000-1500 रुपये में उस गरीब ने अपने बच्चों के लिए बूट लेने हैं, कपड़े लेने हैं, 10,000 काम करने हैं। ये मसाइल कौन हल करेगा? यही लोग करेंगे, ये जो हमारे लीडर बैठे हैं। ये लीडर तो सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस गए, ये तो JIT में बैठ गए। ये गरीबों का हक की बात कौन करेगा? अगर मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे बच्चों के लिए पैसा नहीं है, ये मसाइल तो मैं सियासी वर्करों के पास, सियासी लोगों के पास ले जा सकता हूँ, वो तो बात ही नहीं करते। ये सियासत, ये इंतखाब का साल गुजर जाएगा और मैं आपको बताऊं इतनी जबरदस्त अदम सियासी इस्तेकाम पैदा होगा, आप सोच नहीं सकते। मुल्क की अक्सरियत गरीब लोग हैं, बड़े अक्सरियत है, आप उनकी बात नहीं करते। उनको फिर इस मुल्क में इलेक्शन से, इंतखाबात से, वजीर आजम से और आज़मी इख्तिलाफ से वो वास्ता क्या है? क्या सर? इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत गौर फिक्र के साथ सोचना चाहिए। मैं वैसे तो एक सियासी वर्कर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो एक वकील की बात कर रहा हूँ। मेरा काम सुबह शाम लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग है, वैसे थे सियासी वर्कर के, वैसे थे वकील के। जो लोग आकर आपकी अदालतों में क्या होता है, 10-10 लाख रुपए सैलरी लेने वाले, तनख्वाह लेने वाले लोग एक काम नहीं करते। इन अदालतों में लाखों लोग जो दाखिल होते हैं सुबह, और जब दोपहर को वापस जाते हैं अपने रूहों पे जख्म लेके जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस मुल्क में सिर्फ ये मुल्क सिर्फ बड़े लोगों का है, अशराफिया का है। इस मुल्क में सिर्फ वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके इक्तिदार में आते हैं, जो इलेक्शन जीतते हैं। गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं। ये गरीबों के जज्बात से नहीं खेले। मैं सियासी वर्कर हूँ, जत्ती सत्ती सियासी वर्कर हूँ, सारी जिंदगी मैंने यही काम किया। जितने आवाम की इस पूरी गुफ्तगू में किसी को एतराज नहीं हो सकता। 100%
हर्फ बहर्फ आपकी बात सही है। दोबारा अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ये फरमाइएगा, कानून के लिहाज से ये जो JIT है इसकी रिपोर्ट के बाद का मरहला क्या है? PTI तो कहती है कि 15 दिन में ईद के चांद पर या अगले 15 दिन के अंदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की छुट्टी होगी। JIT की रिपोर्ट में फैसला क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देगी? ये PTI ने मुसलसल कोई हमने 15 बयान तो सुना दिए हैं, ये मौजूद है, लेकिन कानून के लिहाज से अब होना क्या है आगे? कानून के लिहाज से कामरान खान साहब देखें, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एक आप एजेंसी समझ लें, JIT है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी, जितने भी सफ़ात में होगी वो सुप्रीम कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटिंग जो बेंच बनी है उसको सबमिट करके अपने अपने घरों को चले जाएंगे। फिर उस रिपोर्ट को जो बेंच बैठी हुई है वो बेंच उस बेंच के एक एक उस रिपोर्ट की एक एक चीज़ को देखेगी और फरीकैन को दोबारा बुलाएगी। फरीकैन फिर दोबारा जाएगी, फरीकैन को सुना जाएगा, उनके अपने उसमें सुना जाएगा या बजरिए वकील के सुना जाएगा। उसके बाद एक चीज़ बता दीजिएगा कि इसके लिए एक नई बेंच भी तश्कील दी जाएगी, चाहे इसमें ये शरीक हो चीफ जस्टिस साहब, फिर उसके लिए उस मरहले के लिए एक नई बेंच तश्कील देंगे, इंक्लूडिंग ये वकील, ये जज साहिबान हो क्या हो? देखिए इसमें क्योंकि जो बेंच 5 रुकनी बेंच था उसमें उनका एक जजमेंट तो आ गया। JIT बनाई है सिर्फ 3 जज साहिबान है, तो रिपोर्ट जाएगी उसी 5 जज साहिबान की जो वो है। तो एक नए बेंच का वैसे बाजार कुछ लगता नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके पास ये इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट या JIT की रिपोर्ट इतनी मुतनाज़ बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक नया बेंच बना सकने का इख्तियार रखते हैं, मगर अमलन सिर्फ ये JIT रिपोर्ट जाएगी उसी बेंच के पास जो इसको सुपरवाइज कर रही है, जो इसको लुक आफ्टर कर रही है, जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसके बाद फिर ये फरीकैन के पास जाएगी और फिर एक इसमें आर्गुमेंट्स का मरहला शुरू होगा और क्रॉस का मरहला शुरू होगा। फरीकैन को बुलाया जाएगा और उनको सुना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली अहमद कुर्द हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा अली अहमद कुर्द साहब बड़े दिल से बात करते हैं, जज्बात से बात करते हैं, सच बात करते हैं। JIT की कार्रवाई जारी है, मगर इसके असरात हैं, क्योंकि बहरहाल ऐसा लगता है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने जा रहा है, और इस हवाले से मैंने आपको बताया PTI मुसलसल कह रही है कि क्या फ़ैसला आने वाला है। इसके असरात हैं चारों जानिब। फ़िलहाल तो ये हुआ है कि जो मईशत का कारोबार का बैरोमीटर होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बुरी तरह से गिर रहा है। आज भी इसमें तकरीबन 1700 पॉइंट की कमी आई है। पिछले कम से कम 2 से 3 हफ्तों में 15% ये स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि JIT की कार्रवाई स्टॉक एक्सचेंज को तो ले डूबी है। आगे आगे क्या होता है ये अभी हम बता नहीं सकते। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पनामा केस की JIT ने फिलहाल कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दहला के रख दिया है। आज भी स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की खबरें, ये इतलात और ये मुसलसल बयानात कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और JIT के रिपोर्ट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फौरी तौर पे कोई फैसला कर देगी, इसमें चाहे जितनी भी हकीकत हो या ना हो, इसने बहरहाल एक शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1678 पॉइंट की कमी के साथ 44,915 पॉइंट पर बंद हुआ है, जो पिछले 7 माह की कम तरीन सतह पर है। सिर्फ आज के दिन सरमायाकारों के 296 अरब रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डूबे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को JIT ने 9 जून को तलब किया था। उस दिन से आज तक स्टॉक मार्केट 5044 पॉइंट गिर चुकी है, यानी स्टॉक मार्केट को मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बेपनाह भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। वज़ीर आज़म की JIT में तरमीम के बाद से शेयर की मालियत में तकरीबन 10% कमी आ गई है इस पूरे अरसे में, सिर्फ इस एक हफ्ते के दौरान, जिससे शेयर होल्डर्स को 743 अरब रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। पिछले महीने 24 मई को स्टॉक मार्केट 52,876 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। अब तक सिर्फ 4 कारोबारी हफ्तों में शेयर बाजार में 7,962 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यानी कुल मिला के 15% पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिर चुकी है इस पूरे हंगामे में, इस JIT की रिपोर्ट्स के आने के दौरान, जिसके दौरान बजट भी आया है, और इस तरह से एक महीने में सरमायाकारों के 1 खरब 246 अरब रुपए
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डूब चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे माहौल का कितना ख़तरनाक असर हुआ है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे। और जिसकी इब्तिदा हुई थी बजट से, बजट की प्रपोजल्स ने स्टॉक मार्केट पे कारी ज़रब लगाई थी, लेकिन उसके बाद फिर JIT की रिपोर्ट्स और जारी अदम इस्तेहकाम ने सारी कसर पूरी कर दी है। बात करते हैं इस पर। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सुहेल ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। सुहेल साहब, 1700 पॉइंट्स की ये गिरावट है आज, सिर्फ आज के दिन। कितना इम्पैक्ट कर रही है ये JIT की रिपोर्ट और ये अदम इस्तेहकाम की बातें और ये तमाम चीज़ें? लेकिन जो मार्केट ने आज गिरावट देखी है, ये एक सिलसिला चला आ रहा है पिछले 4 हफ्ते से, कि पिछले 4 हफ्तों में मार्केट कोई 15% गिर चुकी है और तकरीबन 14 to 15 बिलियन डॉलर का खसारा हो गया है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है JIT की, इससे बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। और कोई भी स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो या कोई भी हो, उसके लिए अनसर्टेनिटी ज़्यादा बुरी होती है कि उस इवेंट से ज़्यादा बुरी अनसर्टेनिटी होती है। तो जब तक ये इवेंट नहीं होगा और अनसर्टेनिटी चलती रहेगी तो मार्केट में इसी तरह की उतार चढ़ाव देखा जाएगा। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी बजट के बाद, जब तवक्कुआत के बरक्स हुकूमत ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे इन्वेस्टर कम्युनिटी पे। इसके बाद जो MSCI में इन्फ्लो की तवक्कुआत थी वो भी मटीरियलाइज नहीं हुई। और एक और चीज़ जिसका रोल आज था कुछ हद तक, वो ये है कि जो साल है पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर जून 30, 2017, वो भी इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो हमेशा देखा जाता है कि ईयर एंड पे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस वो या तो रिडीम कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आज की मार्केट की गिरावट में। मगर ये जो पिछले 4 हफ्तों में जो रिकॉर्ड 15% की गिरावट देखने में आई है, और ये गिरावट जो 2008 के क्राइसिस के बाद सेकंड बिगेस्ट गिरावट है, इसका मेन रीज़न जो सियासी इंस्टेबिलिटी है या जो JIT की इन्वेस्टिगेशन है, इससे सरमायाकार लोकल हो या फॉरेन वो काफ़ी परेशान है। अच्छा, यही कैफियत हुई थी ना 2014 में भी, जब धरना हुआ था, फिर लग रहा था हुकूमत अब जाएगी, कब जाएगी, और फिर उस हवाले से सारी प्रेडिक्शंस थी कि हुकूमत गिरने वाली है। उस वक्त भी मार्केट पे असर हुआ था 214 में। जी, जो धरना हुआ था कुछ साल पहले, उसमें भी मार्केट में काफ़ी शदीद फॉल आया था। मगर जिस तरह मैंने कहा कि ये फॉल उसी फॉल जितना है 2015 में जो धरना हुआ था, उसमें भी कोई मार्केट इसी शिद्दत से कोई 15% के करीब उसमें गिरावट हुई थी, और इस दफ़ा भी इतना ही हुआ है। मगर इस दफ़ा सिचुएशन इसलिए थोड़ी अबतर है क्योंकि ये सियासी इंस्टेबिलिटी, माशी इंस्टेबिलिटी की तरफ भी लेड कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, पाकिस्तान के रिज़र्व पोजीशन ख़राब हो रही है, और ये भी खदशात हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा और हुकूमत ने मईशत पे फोकस नहीं किया तो पाकिस्तान की करेंसी भी गिर सकती है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। तो जो 2 साल या 3 साल पहले जो धरने में जो गिरावट दी गई थी स्टॉक मार्केट में, इस दफ़ा उसकी शिद्दत में थोड़ी सी चेंज ये है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को भी इनकरेज कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल हमारे साथ। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उस वाक़े का जिसने कराची की लॉ इन्फोर्समेंट सिचुएशन पे एक बड़ी सवालिया निशान उठाया। कराची सेंट्रल जेल से पहले तो 2 इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द जेल तोड़ के फरार हो गए। उसके बाद कराची सेंट्रल जेल में जब इसके बाद ये ख्याल आया कि इसकी तलाशी ली जाए तो पता लगा कि ये कराची सेंट्रल जेल शायद किसी बहुत बड़ी मेगा हाइपर सुपरमार्केट से बड़ी, यहाँ पे सामान मौजूद था, अय्याशी थी, ऐश कदा था, सब कुछ था, मगर जेल नहीं थी, क्योंकि पैसा नीचे से शुरू होता था, सिंध हुकूमत की टॉप सतह तक जाता था, और ये सब चीज़ सामने आ गई है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई FIR दर्ज हुई है, और मामला क्या है? कराची सेंट्रल जेल तोड़ी 2 इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दों ने। इनमें से एक दहशतगर्द जो कि फ़िरौन के नाम से पहचाना जाता था, उसने तकरीबन 50 पुलिस एहलकारों को हलाक किया।
75 टारगेट किलिंग्स की, और उसके साथ एक दूसरा दहशतगर्द जिसने 22 टारगेट किलिंग्स की थी, वो कराची सेंट्रल जेल तोड़ के भाग गए थे। उसके बाद इस कराची सेंट्रल जेल पे बिल आखिर एक छापा मारा गया और वो सिंध रेंजर्स को वो काम करना पड़ा, और उसकी तलाशी के दौरान पता चला कि ये कराची सेंट्रल जेल नहीं बल्कि एक मेगा हाइपर मार्केट थी। यहाँ पे दर्जनों एलईडीज थी, यहाँ पे दर्जनों एलसीडीज थे, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स थे, यहाँ पे फोन जैमर्स को इनएक्टिव करने के इक्विपमेंट थे, यहाँ पे दर्जनों टेलीफोन कॉल्स थी। यहाँ पे ये जेल नहीं थी, ये ऐश कदा था। वो इस वजह से था कि यहाँ पर एक एक कैदी जो दे सकता था वो अपने लिए सहूलत खरीदता था, वो जेल के हुक्काम को खरीदता था, और फिर ये करोड़ों रुपए जो तकरीबन रोज़ाना जमा होते थे जेल के एक सिपाही से लेके हुकूमत सिंध की आला तरीन सतह तक पहुँचते थे, और ये अमल जारी था हत्ता के सिंध रेंजर्स को ये करना पड़ा, और करना भी इसलिए पड़ा क्योंकि दो इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द जेल तोड़ के भाग गए थे। ये वो सूरत हाल है जो कि नाकाबिल यकीन है, और उससे ज़्यादा नाकाबिल यकीन बात यह है कि हुकूमत सिंध ने अभी तक किसी ऑफिशियल को गिरफ्तार नहीं किया है, कोई भी जेल वाला पकड़ा नहीं गया है, किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, इस पर अभी तक कोई हेड रोल्स नहीं हुए हैं। और ये कैसे होगा? मगर ये हो सकता है अगर ये हुकूमत सिंध हो और ये उसकी कारकर्दगी हो। अभी तक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस मामले पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। इससे बढ़ के कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं हो सकती है जो कि इस वक्त हुई है, और ऐसा लगता है कि कराची सेंट्रल जेल पूरी ही जेल टूट जाती किसी भी वक्त, लेकिन ये वाक़या हो गया। क्या कुछ मिला है ये ब्रिगेडियर शाहिद ने, जो कि सेक्टर कमांडर थे रेंजर्स के, जिसने उस फोर्स के जिसने इसकी तलाशी ली, उसकी छोटी सी झलक ब्रिगेडियर शाहिद ने दिखाई। तकरीबन 100 से ज़ायद सेल फोन, उससे रिलेटेड एसेसरीज, वो सारी की सारी जो है वो कन्फिस्केट कर ली गई हैं। सेल फोन जो यूज़ हो रहे थे, जो यहाँ का जैमर लगा हुआ है, उसको इनफेक्टिव करने के लिए कुछ छोटी छोटी डिवाइसेस इम्प्रोवाइज करके लगाई गई थी, जिसकी वजह से 24 घंटों में से चंद एक ऐसे औकात थे जिसके अंदर ये इनके सेल फोन जो है एक मखसूस जगहों के ऊपर फंक्शनल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम डिवाइसेस को भी डिसमेंटल कर दिया गया है। सेंट्रल जेल के अंदर जो जेल का अपना किचन है, उसके अलावा बदकिस्मती से 8 से 10 किचन ऐसे हैं जो फंक्शनल थे। इन तमाम किचन्स को चलाने में जो राशन आइटम इस्तेमाल हो रहा था, उसकी जो वेटेज है, टनेज है, वो 56 टन है। वो गैस सिलेंडर रिकवर किए गए हैं, खाली उनकी तादाद 165 के करीब है। जो कुकिंग स्टोव इस्तेमाल हो रहे थे, उनकी तादाद 25 के करीब है। मोर दैन 700 TV सेट्स हैं, LCDs हैं, जो मुख्तलिफ बैरकों में मुख्तलिफ सेल्स में लगाई गई थी। इनका सारा सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। अनबिलीवेबल है ना ये पूरी सिचुएशन। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नवीद कमाल। नवीद ये बताइएगा कि ये तो रिकवरीज भी हो गई, ये सब कुछ हो गया, अब इस पर फॉलोअप में क्या हो रहा है? कोई गिरफ्तारियां हुई, कोई FIR दर्ज हुई? बाकी ये जो जेल ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये पूरी बाजार सजाया था, ये हाइपर मार्केट सजाई थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी हुई? जी बिल्कुल कामरान साहब, जैसा कि आपने बताया कोई FIR नहीं हुई। FIR तो दूर, कोई तहकीकाती कमेटी भी नहीं बनाई गई है। अगर सिंध हुकूमत को देखा जाए तो ये रवायत रही है कि ऐसे मामलात पर कमेटी ज़रूर बनती है। किसी को पूछा नहीं गया ये तमाम सामान जिसका साइज़, जिसका वज़न ऐसा नहीं है कि जेल का जो अमला है उसकी मिली भगत के बगैर ये अंदर जा सके। हर चीज़ का एक रेट मुकर्रर था। जेल में जो करप्शन की जाती रही, जब रेंजर्स ने ऑपरेशन किया तो वो करप्शन भी मंजर आम पर आई है। इस सामान ने जहाँ तमाम हुकाम की आंखें खोली हैं, वहाँ पर कई सवालात को जन्म भी दिया है। इस अगर बात की जाए तो बैरिक चेंज करने तक के पैसे मुकर्रर थे, मुशक्क़त माफ़ कराने के पैसे मुकर्रर थे, ये सहूलियात फराहम करने की भी जो एक मखसूस रकम मुकर्रर थी। जो हमें इतलात मिली है 152 अफराद थे जो इन तमाम जो सहूलियात हैं इनसे फ़ायदा उठा रहे थे, इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। उसके लिए जो लाखों रुपए की जो रकम दी जाती थी, जो बैरिक मुंशी से, बैरिक हवालदार से होती हुई IG जेल खाना जात तक जो है ये रकम जाती थी। अच्छा, अगर बात ये बात भी सामने आई है कि जाहिर है कि जेल है, यहाँ पे ज़बरदस्त सर्वेलेंस सिस्टम है, कैमराज हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। सुना है उन कैमरों को भी इनएक्टिव कर दिया गया था। ये कैमरे काम नहीं करते थे, जैसे कि ये जो दहशतगर्द भागे तो इसकी कोई मालूमात नहीं है, कोई इसकी CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। बाकायदा भारी निज़ाम था जिससे इन कैमराज को भी डाउन कर दिया गया था।
बिल्कुल कामरान साहब, इन कैमरों को जो है नाकारा बनाया गया था और इसमें जो है कैदियों से ज़्यादा मफाद जो है जो जेल में अमला तैनात है उसका मफाद है। यहाँ पर ऐसे हवालदार हैं जो 15 साल से यहाँ पर तैनात है और उनकी एक भारी जो है बीट यहाँ पर मुकर्रर है। यहाँ पर ऐसे जेलर हैं जो 12 साल से यहीं पर तैनात हैं, जिसमें शिबा शाह है। अगर आईजी दुष्मन मंगन की बात की जाए तो ये भी 5 साल से जेलर हैं और इससे पहले इनका जो ज़्यादा अरसा गुजरा जेल में ही गुजरा। जेल चूँकि एक अच्छी आमदन की जगह है, यहाँ पर जो है कैदियों से और जो जेल का जो बजट है उससे जो अच्छी आमदन होती है। आम जो मीडिया की रसाई तो जेल तक इतनी आसानी से नहीं होती। CCTV कैमरे एक वाहिद ज़रिया था जिनसे जो जेल की एक्टिविटी महफूज रखी जा सकती थी, लेकिन इन कैमरों को जब कभी भी मेंटेन किया गया है उनको एक साजिश के तहत नाकारा बना दिया गया और ये कैमरे काम नहीं करते हैं। जेल में जो जब रेंजर्स ने ऑपरेशन किया तो उसने मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ की, जिसमें जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था जो खाना बनाता है, उसने इंकशाफात किए कि एक कैदी को जो है माहाना 4000 रुपये तक का खाना फराम करने की इजाज़त होती है, लेकिन जिस तरह का खाना जेल में फराम किया जा रहा है उसकी कीमत तकरीबन 900 से 1100 माहाना बनती है। इस तरह गोया के 2.5 करोड़ की करप्शन। एक तो ये कि ये पूरा कारोबार सजाया गया था जिसमें एक एक सहूलत को बेचा जाता था और फिर वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सालाना कमाए जाते थे। इसके अलावा जो जेल का बजट होता था वो भी पूरा खा लिया जाता था। जाहिर है कि इस बजट भी होता था ना इस जेल के लिए, तो वो भी खा लिया जाता था। ये पूरा एक निजाम था और आप बता रहे कि एक ही आईजी जेल खाना जाते हैं जो 5 साल से इसको चला रहा था। ऑब्वियसली जब उसको 5 साल के लिए रखा गया तो ऊपर तक उसके तमाम लोगों से मिलाप होगा। वो ये पूरा एक सिस्टम है हुकूमत सिंध का जो चल रहा था। बिल्कुल, ये पैसे जो है हमारे जो जेल में ज़राए वो भी माजी में भी ये बातें करते रहे और अब भी जो है रेंजर्स ने जब ऑपरेशन किया तो हमारे ज़राए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने बताया कि जेल में बजट में जो खुर्दबुर्द की जाती है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कैदियों की जो आमदन है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो करप्शन के जो कैदी होते हैं, जैसे नैब के जो केसेस हैं, इनमें लोगों को जब जेल कस्टडी की जाती है तो उनको जो है रास्ते में बैरिक पे बिल्कुल जो एंट्रेंस है जहाँ जिसको माड़ी कहा जाता है वहाँ रोक लिया जाता है और जेलर से बाकायदा उसकी मुलाकात कराई जाती है। उससे बताया जाता है कि वो कितने पैसे दे सकता है और उसे क्या सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। वो फौरी तौर पे जो है 50,000 रुपये की अदायगी करता है, जिसके बाद उसे जो है एक साफ सुथरी बैरिक में मुंतकिल किया जाता है। 3 मुशक्कती दिए जाते हैं। मुशक्कती वो लोग होते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता और वो मुशक्कत माफ़ कराने के पैसे नहीं दे सकते। उनको जो है 62 अफराद जिनकी 152 तादाद हमें पता चली है, जिसमें गैंगवार के कारिंदे भी थे जो जिनको जो है गोली मार और मुख्तलिफ इलाकों से जेल माहाना पैसे पहुँचाए जाते थे। इसी तरह के एक कारिंदे से 7 लाख रुपये की जब रकम बरामद हुई तो उसका ये कहना था कि उसे ये 7 लाख रुपये हफ्ते के दिए जाते हैं जो जेल में वो खर्च करता है और उसके बाद ये सहूलियात और जेल में जो उसको लीडरशिप मिलती है इसके एवज दी जाती है। मोबाइल चैम्बर्स जो है उसको नाकाम बनाने वाली डिवाइसेस अंदर जा सकती थी, तो ऐसे मवाद यकीनी तौर पे अंदर जा सकते थे, जिससे 165 सिलेंडर्स को ये ब्रिगेडियर जो जावेद साहब हैं उनका ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि जो यहाँ से कैश रिकवर हुआ कैदियों से 35 लाख रुपए निकले हैं। आपने बताया, जैसे आपने सुना, नवीद बता रहे थे कि ये पूरे शहर से जो क्राइम में पैसे जमा किए जाते हैं वो अंदर पहुँचाए जाते थे ताकि वहाँ का जो उनके लोग वहाँ पर हैं वो अपना निज़ाम चला सके। अनबिलीवेबल सिचुएशन है जो कराची सेंट्रल जेल में हुई है। एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है अभी तक इस पूरे मामले की। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।